हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। तो फाइनली बहुत टाइम के बाद सर मैं अमेंडमेंट क्लास 5 यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ जी। अमेंडमेंट क्लास नंबर 5 आज हमारी इनकम टैक्स की अमेंडमेंट क्लास 5 है जी। ऑलरेडी मैं 4 यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ और होप सो आप सबने वो चारों अमेंडमेंट क्लास यहाँ पर देख ली होंगी जी। ठीक है जी, इधर सुना ध्यान से। अब अगर मैं आज की अमेंडमेंट क्लास की बात करता हूं ना, तो आज की अमेंडमेंट क्लास में ये टॉपिक्स आज हमें डिस्कस करने हैं जी। कौन कौन से आज हमें डिस्कस करने हैं? सबसे पहला एक चैप्टर यहाँ पर आएगा डिडक्शंस का, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। देन फिर एक चैप्टर हमारा होगा टीडीएस का, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक हमारी अमेंडमेंट है सेट ऑफ के चैप्टर में, मैट के चैप्टर में, एएमटी के चैप्टर में। इन चैप्टर्स में हमारी जो भी अमेंडमेंट्स आई है ना, आज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब बच्चा ये बात कहता है, सर मैंने कहा हाँ सर, आपने पीजीपी के अमेंडमेंट क्लास कब डालनी है? सर इस अमेंडमेंट क्लास के बाद जो मेरी अमेंडमेंट क्लास नंबर 6 होगी ना, वो पीजीपी के ऊपर ही होगी। ठीक है जी। तो आज हमें यहाँ पर छोटे छोटे चैप्टर में बट बड़ी बड़ी अमेंडमेंट, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स आपकी इन चैप्टर में हैं, आज हमें सारी वो डिस्कस करनी है। तो जिनके भी एग्जाम ओल्ड सिलेबस में हैं सर, कम से कम मान के चलो कि कम से कम भी कह रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम में आने चाहिए। और जिनके भी एग्जाम न्यू सिलेबस में हैं सर, आपके एग्जाम में गोले भरने वाले क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, बट वो अमेंडमेंट जरूर डिटेल में डिस्कस करेगा कि भैया इस चैप्टर में कौन सी अमेंडमेंट आई है, वो आपसे पूछ लेगा। तो हर चैप्टर के अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। बट इस अमेंडमेंट क्लास को देखने से पहले मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं कि जितनी अभी तक मैंने 4 अमेंडमेंट क्लास अपलोड की हैं, होप सो आपने सब वो देख ली होंगी। उन चारों के अंदर मैंने बेसिक की, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये सारी अमेंडमेंट क्लास जो है ना, मैं उसके अंदर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो प्लीज अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, पहले आप वो डिस्कस करोगे, उसके बाद की जो अमेंडमेंट होगी ना, अमेंडमेंट क्लास नंबर 5 में आज मैं यहां पर डालने जा रहा हूं। ठीक है जी, स्टार्ट करें जी। पक्का पक्का? यस सर। इधर देखो ध्यान से। अब जो अमेंडमेंट क्लास नंबर 5 है ना, सबसे पहला चैप्टर हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डिडक्शन। अच्छा, अगर मैं डिडक्शंस की बात करता हूं, याद करो डिडक्शंस में ना, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, डिडक्शंस हमारी चैप्टर 6A के अंदर आती हैं जी। उस चैप्टर 6A में आपकी 3 हेडिंग होती है मेनली। एक तो हेडिंग ए होती है, एक हेडिंग बी होती है, एक हेडिंग मेनली सी होती है। अब जो अमेंडमेंट आई है ना, वो हेडिंग ए या हेडिंग बी के अंदर नहीं है। पहली बात, अमेंडमेंट जो पहली अमेंडमेंट डिस्कस करवाने जा रहा हूं, वो हेडिंग सी के अंदर आई है। अब बच्चा ये बात कहता है, सर हेडिंग सी में डिडक्शंस कौन सी आती हैं? याद करो, जो आपकी 80IA की जितनी भी सीरीज होती है ना, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, सेक्शन 80HH से लेकर 80RRB तक जितनी भी अमेंडमेंट, जितनी भी डिडक्शंस होती हैं, वो सारी की सारी हेडिंग सी में आती हैं। अब बच्चा कह रहा है, सर हेडिंग सी से लेकर, सॉरी, सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की जो हमारी डिडक्शंस होती हैं, क्या वो भी यहां पर आती हैं? नहीं। इट मींस 80C से लेकर 80U तक हमारे यहां पर नहीं आती। तो प्लीज वो ध्यान रखना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं हेडिंग सी वाली बात कर रहा हूं। तो अमेंडमेंट क्या हो, एक बार पहले वो डिस्कस करते हैं। इधर सुना ध्यान से। सर एक सेक्शन यहां पर सबसे पहला है सेक्शन 80AC। इस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट क्या है, पहले वो डिस्कस करते हैं। इस सेक्शन के अंदर ओल्ड लॉ लिखा मैंने, ओल्ड लॉ। ओल्ड लॉ के अंदर क्या था? पहले गवर्नमेंट ये बात बोलती थी कि जो ये वाले सेक्शन है ना, इन सेक्शन की डिडक्शन आपको सिर्फ तब मिलेगी अगर आपने रिटर्न सही टाइम पर फाइल की है। इट मींस अगर आपने इन सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करनी है और अगर आपने सही टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं की होगी ना, तो गवर्नमेंट कहती है डिडक्शन आपको अलाउड ही नहीं करेंगे। अब बच्चा ये बात कहता है, सर अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट पता क्या है? अमेंडमेंट अभी आ चुकी है कि हेडिंग सी में, ध्यान रखना सर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हेडिंग सी में। वो हेडिंग ए या हेडिंग बी की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हेडिंग सी। इट मींस हेडिंग सी में आपकी अब जितनी भी डिडक्शंस होंगी, वो सारी डिडक्शन ही अलाउड तब होंगी अगर आपने सही टाइम पर रिटर्न फाइल की है। इट मींस पहले क्या था, पहले हेडिंग सी में ना काफी सारे पॉइंट थे, गवर्नमेंट ने सारे कवर नहीं किए, कुछ कवर किए थे। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, हेडिंग सी में आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब जितनी भी डिडक्शंस आपकी हेडिंग सी में आ रही है ना, वो अलाउड ही तब होंगी अगर आपने सही टाइम पर रिटर्न फाइल की है। अब मुझे फटाफट से बोल देना सर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया हेडिंग सी का, तो हेडिंग सी में अब जितनी भी डिडक्शंस आती हैं, वो सारी अलाउड कब होंगी? अगर आपने विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल कर दी है। और ये ड्यू डेट कौन कौन सी होती है सर? 31 जुलाई, 30 सितंबर और 30 नवंबर। तो एक बात ध्यान देना सर, अब 31 जुलाई किन के लिए होती है? जिनका ऑडिट कंपलसरी नहीं होता। 30 सितंबर या तो कंपनी या ऑडिट कंपलसरी है, और आपका 30 नवंबर किन के लिए होती है? ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए। तो एक बात ध्यान देना, अगर आपने इन तीनों सेक्शन में सही टाइम पर रिटर्न फाइल कर दी है,
फिर तो हेडिंग सी डिडक्शन आपको मिलेंगी, अदरवाइज हेडिंग सी की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अब बच्चा ये बात कहता है सर जो हम सेक्शन 80 सी से लेकर 80 यू तक हम करते थे, अगर वो वाले केस हैं और मान लो मैंने सही टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं की, मान लो मैं रिटर्न फाइल करना भूल गया, तो क्या हेडिंग सेक्शन नंबर 80 एसी उनके ऊपर लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा सर। सेक्शन 80 एसी जो है वो हेडिंग सी के ऊपर एप्लीकेबल है और किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो अमेंडमेंट नंबर 1 इतनी रेलिवेंट नहीं है, बट हाँ जिनके एग्जाम प्रोफेशनल में है वहां से कंफर्म क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की है और ये डिडक्शंस हैं तो क्या ये पर्सन क्लेम कर पाएगा? आंसर इज नो, वो क्लेम नहीं कर पाएगा, ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। सेकेंड अमेंडमेंट जो हमारी आई है ना सर, सेकेंड अमेंडमेंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। जिनके भी एग्जाम जून में हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के हैं, प्रोफेशनल के हैं या सीए के हैं, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सेक्शन नंबर 80D। इधर सुना ध्यान से, अमेंडमेंट है क्या? अमेंडमेंट सर ये निकल कर आई है, याद करो हमने क्लास में ना एक पहले सेक्शन किया था, सेक्शन नंबर 80D, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। बच्चा कह रहा है हाँ सर से ध्यान आ गया। सेक्शन 80D ना हमारा उसका था मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का, याद आ गया जी। उसके अंदर हमने क्लास में क्या कहता कि अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, और अगर एज आपकी 60 साल से कम है तो लिमिट हमारी 25,000 थी, और अगर मान लो हम सीनियर सिटीजन हैं तो लिमिट हमारी कितनी थी? 30,000। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मतलब 2 लिमिट हमने क्लास में की थी, 25 और 30। और मेरे पेरेंट्स के लिए 25-30 की अलग लिमिट थी, और जिनका इंश्योरेंस नहीं है और वो सीनियर सिटीजन हैं, उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर हैं, उनके लिए लिमिट आपकी 30,000 की अलग थी। अब चेंज पता क्या है? चेंज सिर्फ यह है 25,000 रुपए की लिमिट तो आज भी 25,000 है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट जो लिमिट आपकी 30,000 रुपए की लिमिट थी ना, अब वो लिमिट 50,000 रुपए की हो चुकी है। मतलब अमेंडमेंट क्या निकल कर आई है? 25,000 रुपए की लिमिट सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट जो 30,000 रुपए की लिमिट थी अब वो लिमिट इंक्रीज होकर 50,000 हो चुकी है। अमेंडमेंट सिर्फ यहां पर इतनी सी आई है, तो मुझे फटाफट से बोल देना सर। अब जहां जहां पर 25,000 रुपए की लिमिट है वहां तो सेम आएगा, जहां जहां 30,000 रुपए का अमाउंट होगा वहां पर कितना हो जाएगा? 50,000। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर हमें ना ध्यान आ रहा है, आपने ना क्लास में कहा था कि 80D वाले केस में मैक्सिमम क्लेम कर सकता हूं मैं 60,000। मैंने कहा 60,000 कैसे? सर आपने बताया तो था वो 30,000 खुद के लिए और 30,000 पेरेंट्स के लिए, तो क्या अब वो लिमिट इंक्रीज हो चुकी है? यस। अब टोटल लिमिट हो चुकी है 1 लाख। 1 लाख की कैसे? 50,000, अगर मेरी एज 60 साल से ऊपर है तो 50,000 मेरी हो गई, मेरे फादर की एज 50 साल से ऊपर है 50,000 उनकी होगी, तो 50 और 50 1 लाख रुपए मैक्सिमम क्लेम कर सकता हूं 80D के अंदर। सेकेंड अमेंडमेंट आपकी ये आई है, ठीक है जी। तो अमेंडमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके एग्जाम भी ओल्ड सिलेबस में है पक्का पक्का क्वेश्चन बनेगा गोले भरने वाला, और जिनके एग्जाम न्यू सिलेबस में है जब एग्जाम में क्वेश्चन टोटल इनकम निकालने का बनेगा ना तो वहां पर चेक करेंगे। तो प्लीज ध्यान देना, सीनियर सिटीजन वाले केस में अब 30,000 रुपए की लिमिट नहीं है, 50,000 रुपए की लिमिट है, और जो पहले 25,000 रुपए की लिमिट थी वो आज भी 25,000 रुपए है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है जी। पक्का पक्का? यस सर। अमेंडमेंट 2 के साथ ना एक पॉइंट हमें यहां पर और डिस्कस करना है, इधर सुना ध्यान से। सर प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा होगा जब भी हम मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं ना तो हम पेमेंट कर देते हैं कई बार लमसम। लमसम का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने 3 साल की पेमेंट कर दी, मैंने 4 साल की पेमेंट कर दी, अब अगर मैंने आज ही 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी है लमसम, तो मुझे डिडक्शन कितनी मिलेगी आज? क्योंकि मान लो आज मैंने 1 लाख रुपए पेमेंट कर दी, रिटर्न मुझे आज फाइल करनी है, तो क्या दिक्कत क्या निकल कर आ रही है कि 1 लाख में से कितना मुझे आज मिलेगा, कितना मुझे बाद में मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने वो क्लैरिफाई कर दिया। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर किसी पर्सन ने मेडिकल इंश्योरेंस लमसम पे किया है तो हम जो अलाउड करेंगे ना वो प्रोपोर्शनेट अलाउड करेंगे। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है? भाई जितने सालों का है उसको डिवाइड कर दो, उसके बेस पर हम आपको अलाउड कर देंगे। कैसे? अभी डिस्कस करते हैं, इधर देखो ध्यान से। वेयर द अमाउंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस premium is paid in lump sum in the previous year, there shall be allowed each of the relevant previous year a deduction equal to the appropriate fraction of the amount। इसका मतलब क्या है? इधर देखो ध्यान से, एग्जांपल समझते हैं जी। इधर सुनो, मिस्टर ए हैं, एज उनकी है 53 ईयर, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है लमसम 90,000 रुपए का 3 साल के लिए। अब सोच के बोला सर 90,000 रुपए का 3 साल के लिए पे किया है, कब पे किया? 1 जून 19 को। He can claim the deduction as follows। देखो जी पहला पॉइंट, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन कौन से हो गए? 1920 पहला साल, 2021 दूसरा साल, 21-22 तीसरा साल। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ ईयर हमारे कितने निकल कर आ चुके हैं? 3।
अच्छा, अब अगर मैं एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन निकाल लूं तो 1/3 मेरा कितना निकल कर आएगा, 0.33 जो है ना, ये मेरा फ्रैक्शन निकल कर आएगा। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर 0.33 निकल कर आएगा और टोटल हमारा कितना है जी, 90,000 रुपये है। अब कुछ भी नहीं करना आपने, बस 90,000 रुपये को, हाँ जी 90,000 रुपये को अगर मैं 0.33 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो आपका 30,000 रुपये निकल कर आएगा, 30,000 रुपये। अब सोच के बोला सर 30,000 का मतलब क्या है कि मुझे हर साल 30,000 अलाउड होगा, बट याद करो 53 ईयर एज है, लिमिट कितनी है 25,000, तो डिडक्शन भी कितनी मिलेगी, 25,000 रुपए की मिलेगी। अच्छा, बच्चा कहता है सर अगर यहाँ पर 53 ईयर की जगह वो सीनियर सिटीजन होता फिर क्या होता, फिर पूरा का पूरा 30 अलाउड हो जाता। तो सर ध्यान रखना, एक बार दोबारा से आपने यहाँ पर गलती पक्का करनी है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कंफर्म। तो प्लीज ध्यान दो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा लमसम वाला, तो लमसम वाले केस के अंदर कुछ भी नहीं करना, जितना भी आपका लमसम है उसमें पहले चेक करो कि आपको कितने साल के लिए, फिर उसको 1/, उतने ईयर कर दो, फिर जो भी आपका 1/, ईयर करके फ्रैक्शन निकल कर आएगा ना, उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो उस अमाउंट से, जितना अमाउंट आपने दी है, तो आपका ना अमाउंट निकल कर आएगा, उतना आपको हर साल अलाउड होगा। गवर्नमेंट बस ये बात कहना चाह रही है। अब यहां पर हर साल देखो मेरा 30,000 निकल कर आ रहा है, बट दिक्कत क्या है, मेरी एज 53 है, तो लिमिट कितनी है 25, तो अलाउड कितना होगा 25। देखो मैंने आगे क्या लिखा है, इफ मिस्टर ए इज सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन then 100% amount that is 30,000 will be allowable under section 80D। ठीक है जी, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इट मींस कहना क्या चाह रहा हूं भैया, अगर इस केस में वो सीनियर सिटीजन होता फिर तो पूरा 30 मिल जाता, बट यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, वो सीनियर सिटीजन नहीं है, एज उसकी 53 ईयर है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 25,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिलेगी। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी, पक्का पक्का आगे चल सकता हूँ। यस सर, तो अमेंडमेंट नंबर 2 के अंदर चेंज क्या है सर, यानी अमेंडमेंट नंबर 2 के अंदर चेंज क्या है कि 25,000 रुपए की लिमिट आज भी सेम है, बट जो आपकी 30,000 रुपए की लिमिट है वो कितनी हो चुकी है 50,000 रुपए। और अगर आपने लमसम पेमेंट कर दी है तो फ्रैक्शन में निकालकर उसके बेस पर चेक करोगे हर साल आपको कितना अलाउड होगा। ठीक है जी, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। उसके बाद जो हमारी अमेंडमेंट नंबर 3 जो है वो एक सेक्शन है 80 DDB। अगेन इंपॉर्टेंट चेंज आपके एग्जाम के लिए, याद करो सर 80 DDB के अंदर ना आपने ये किया होगा कि अगर किसी को स्पेसिफाइड डिजीज होती है, फॉर एग्जांपल एड्स हो गया, टीवी हो गया, कैंसर हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, तो उस केस में लिमिट कितनी थी, मैंने कहा था लेस देन 60 वाले केस में 40,000 रुपए की लिमिट थी मैक्सिमम, और 60 से 80 की वेट में 60,000 रुपए की लिमिट थी, 80 प्लस वालों के लिए 80,000 रुपए की लिमिट थी। गवर्नमेंट ने पता क्या किया, ये 40,000 रुपए की लिमिट तो आज भी सेम है, अब गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन इन दोनों को कंबाइन करके एक लिमिट यहां पर बोल दी है 1 लाख रुपए की। इट मींस गवर्नमेंट ने कह दिया भैया जिसकी एज 60 साल या उससे ऊपर है ना, उसके लिए 1 लाख रुपए फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या है भैया, चाहे आप 80 प्लस आ रहे हो चाहे 60 प्लस आ रहे हो, दोनों ही केस में आपकी लिमिट अब 1 लाख रुपए है। इट मींस अब मैंने क्या किया, देखो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया इस लिमिट के अंदर। तो प्लीज अब ध्यान देना सर, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो 60 साल से ऊपर वाला हो चाहे वो 80 साल से ऊपर वाला हो, दोनों ही केस में लिमिट कितनी आएगी 1 लाख रुपए की। अब बच्चा ये बात कहना चाह रहा है सर, इट मींस आप ये बात कहना चाह रहे हो कि अब 80 DDB में अब 2 ही लिमिट है। यस, 2 ही लिमिट है। 60 साल से कम वालों के लिए 40,000 रुपए की लिमिट है, उस दिन या उससे ऊपर वालों के लिए लिमिट कितनी है 1 लाख रुपए की। अब 2 लिमिट हमें याद रखनी है, 40,000 और 1 लाख, बस यहां पर और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो पुरानी लिमिट अब खत्म हो चुकी है, उसको भूल जाओ। जो एग्जाम हमारे अब जून में है उनके लिए हमें नई लिमिट ध्यान देनी है 40,000 और 1 लाख, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, उसके बाद देखो जी एक अमेंडमेंट फिर सेक्शन 80 TTA के अंदर आई है। अच्छा 80 TTA याद आ रहा है किसका था, अगर 80 TTA याद था हमारा, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, अगर हमारा सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आता है, अगर हमारा सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आता है तो 10,000 रुपए का बेनिफिट हमें मिलता था 80 TTA के अंदर। ध्यान रखना, मैं FD की बात नहीं कर रहा, मतलब FD से जो इंटरेस्ट आएगा उस पर 80 TTA नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला था सेविंग अकाउंट। इट मींस अगर सेविंग से इंटरेस्ट आ रहा है तो 80 TTA था, FD वाले केस में 80 TTA नहीं था। अब बच्चा क्या कहना चाह रहा है, बच्चा कह रहा है सर अब यहां पर FD भी आ गया क्या, नहीं नालायक, यहां पर वो चेंज नहीं आया। चेंज के ध्यान सुनना, ओल्ड लॉ के अंदर लिखा होता था कि ये सेक्शन जो है हर असेसी पर एप्लीकेबल होगा। चेंज सिर्फ यहां पर इतना है कि यहां पर एक वर्ड लिख दिया, एनी असेसी अदर देन द असेसी रेफर्ड इन सेक्शन 80 TTB। इट मींस अब गवर्नमेंट ने पता क्या किया, एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया 80 TTB। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर कोई पर्सन 80 TTB में कवर होगा ना, उसके ऊपर 80 TTA एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहला माइंड में डाउट क्या आ गया, सर 80 TTB में कौन कवर है, तो 80 TTB ये गवर्नमेंट नया सेक्शन लेकर आई है
दैट इज मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सेक्शन इस जून के एग्जाम के लिए। बहुत ध्यान सुनना सर, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा यहां से। देखो जी, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, हाँ जी, एप्लीकेबल किस पर है? एप्लीकेबल होगा रेजिडेंट इंडिविजुअल। सर ध्यान रखना, रेजिडेंट इंडिविजुअल, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है और एक कंडीशन और भी है, उसकी एज 60 साल या उससे ऊपर है, मतलब या तो वो क्या है, सीनियर सिटीजन है, या वो सुपर सीनियर सिटीजन है। इट मींस अगर वो सीनियर सिटीजन है तो भी लगेगा, अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन है तो भी लगेगा। इट मींस पहली बात तो एनआर की बात नहीं कर रहा सर, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो 80 TTA था ना, वो इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल था, चाहे वो आर हो चाहे वो एनआर हो। इट मींस 80 TTA दोनों पर एप्लीकेबल है, बट 80 TTB की बात करूंगा ओनली इन द केस ऑफ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन या रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। एनआर के ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, फिर यहां पर गवर्नमेंट कहते हैं इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, बट डिडक्शन किसकी मिलेगी? एनी डिपॉजिट। दैट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सर, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। मतलब जितने भी इंडिया के रेजिडेंट हैं, सीनियर सिटीजन हैं या सुपर सीनियर हैं, अगर उनको किसी भी डिपॉजिट से इंटरेस्ट आ रहा है ना भाई साहब, उनको बहुत मेजर बेनिफिट दे दिया। इट मीन 60 साल से ऊपर वाले गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया बेनिफिट दे दिया। उन सब लोग क्या दिया जी, चाहे आपका इंटरेस्ट आ रहा हो सेविंग से, चाहे आ रहा हो रिकरिंग डिपॉजिट से, चाहे एफडी से भी आ रहा हो, डिडक्शन आपको मिल जाएगी 50,000 रुपए तक। तो एक बात ध्यान देना सर, जो भी 80 TTA के अंदर 10,000 रुपए की लिमिट थी और सिर्फ सेविंग के लिए थी, अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर कोई रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, उसको किसी भी डिपॉजिट से इंटरेस्ट आएगा ना, हम 50,000 रुपए अलाउड कर देंगे। बस ये बात ध्यान देना। तो सर एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा, बहुत ध्यान से, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये मान लो क्वेश्चन बना हुआ है, ये मान लो इसमें से क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन पक्का पक्का बनना है सर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 80 TTB किसके लिए एप्लीकेबल है? पहली कंडीशन इंडिविजुअल हो, दूसरी कंडीशन रेजिडेंट हो, तीसरी कंडीशन सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो। डिडक्शन किसी भी डिपॉजिट से आ रहा हो, चाहे एफडी से आ रहा हो, सेविंग से आ रहा हो, रिकरिंग डिपॉजिट से आ रहा हो, डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपए। तो सबसे मेजर चेंज क्या आ गया कि जिनकी 60 साल है उससे ऊपर एज होगी ना, तो गवर्नमेंट ने उनको बहुत बड़ा बेनिफिट दे दिया कि जब भी आपको इंटरेस्ट आएगा 50,000 रुपए तक अलाउड है, उससे ऊपर का अमाउंट जो होगा वो हम टैक्सेबल करेंगे। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। और आपको मैं बताऊं, ये 50,000 रुपए की लिमिट क्यों रखी है? एक जो हमने अमेंडमेंट करनी है ना टीडीएस की, उस टीडीएस के अंदर दिखाऊंगा कि टीडीएस के चैप्टर में भी ना सेम अमेंडमेंट आ चुकी है कि भैया एफडी का इंटरेस्ट अगर आता है, एफडी का इंटरेस्ट आता है सीनियर सिटीजन को, तो 50,000 रुपए तक टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो, सोच के देखो, जब 50,000 तक टीडीएस काटने की ही रिक्वायरमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वहां तक कोई टैक्स भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ना तो 50,000 तक टीडीएस कटेगा और ना ही 50,000 तक हमें टैक्स पे करना है, क्योंकि अगर मेरा इंटरेस्ट 50,000 रुपए का है तो सारा गवर्नमेंट ने क्या बोला, 80 TTB के अंदर माइनस कर दो, तुम्हारी टोटल इनकम आएगी नील, तुम्हें कोई टैक्स पे नहीं करना। तो सिंपल सी बात सर, प्लीज ध्यान रखना, जो टीडीएस वाला पोर्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अब 80 TTB में लिमिट कितनी हो चुकी है? पहले ये सेक्शन नहीं था, अब गवर्नमेंट ने नया इंसर्ट किया है, हर पर्सन के लिए नहीं, ओनली फॉर इंडिविजुअल, इंडिया का रेजिडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो, उसको इंटरेस्ट आ रहा हो किसी भी डिपॉजिट से, तो 50,000 रुपए तक उसको 80 TTB मिल जाएगा। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। और बाकी सब केस में 80 TTA तो आज भी है, यहां पर 10,000 रुपए की लिमिट है, बट अब यहां पर वो लोग कवर नहीं होंगे जो 80 TTB के अंदर आ चुके हैं। और 80 TTB में कौन आएगा मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज मैं दोबारा बोल रहा हूं, वीडियो को पीछे करके आपने 2 बार देखना है, क्योंकि जब तक अमेंडमेंट क्लियर नहीं होंगी ना सर, बिलीव मी एग्जाम में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है जी। तो 80 TTA भी हो चुका है और 80 TTB भी हो चुका है। 80 TTB इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है जी। लो जी, तो ये हमारी अमेंडमेंट थी डिडक्शन के चैप्टर में। बच्चा कह रहा है बस सर, यस, एक अमेंडमेंट सिर्फ हमारी बैलेंस बची है, एक सेक्शन 80 JJAA, ये हमारी इसके अंदर कुछ छोटी सी अमेंडमेंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे जब मैं पीजीपी का चैप्टर कराऊंगा ना, उसके साथ हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना मान चलो कि डिडक्शन में जितनी अभी तक हमने सेक्शन किए हैं सारे अमेंडमेंट बता चुका हूं। अगर पॉइंट क्लियर हो चुके हैं तो बढ़िया बात है, नहीं हुए एक बार दोबारा से वीडियो पीछे करके सुनना मैंने क्या बोला है, क्योंकि अमेंडमेंट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। और अगर नहीं पॉइंट समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में डाल दो, ताकि अगले आने वाली वीडियो के अंदर पहले मैं वो क्लियर करूंगा, फिर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जी, ठीक है जी। चलो जी, इधर सुना ध्यान से। अगला मेरा चैप्टर आ रहा है टीडीएस का।
अब बच्चा कह रहा है सर टीडीएस का चैप्टर ना हमें बड़ा मुश्किल लगता है। मैंने कहा क्यों सर? उसमें ना रेट बहुत सारे होते हैं, याद तो करने पड़ेंगे, और जिनके एग्जाम ओल्ड में हैं उनको तो पक्का करने पड़ेंगे, और जिनके एग्जाम न्यू में हैं उनको भी याद करने पड़ेंगे। तो रेट तो हमें याद करनी है। उसका याद करने का तरीका क्या है? आप एक डायग्राम बना लो, उस डायग्राम को अपने रूम पर पेस्ट कर लो, ताकि धीरे धीरे आपको डेली सारे रेट याद करने, मतलब डेली क्या करो, 2-3 रेट याद करो। जब डेली आप 2-3 या 3-4 रेट याद करोगे ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, अगर डेली सारे रेट याद करोगे, आपको लाइफ में कभी याद नहीं होंगे। तो सर पढ़ने का एक तरीका होता है, याद करने का तरीका है। अगर उस तरीके से आप नहीं पढ़ोगे ना, एग्जाम में पक्का दिक्कत आनी है। ठीक है, इधर सुना ध्यान से। अमेंडमेंट यहां पर 1 क्या निकल कर आई है? सेक्शन नंबर 193, वो कह रहा है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सर सारा सेक्शन चेंज है, सॉरी सारा सेक्शन सेम है, सारा सेक्शन सेम है, सिर्फ एक चेंज आया है। एक चेंज क्या है? इधर सुना ध्यान से। सेक्शन 193 में ना ये लिखा हुआ था, नो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट पेबल ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इट मींस अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होंगी, उस पर इंटरेस्ट पे होगा ना, तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इट मींस गवर्नमेंट ये बात बोलती थी कि भैया अगर कोई हमारी सिक्योरिटी है, उस पर इंटरेस्ट पेबल है, तो 193 उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। बट फाइनेंस एक्ट 18 ने अब यहां पर एक पॉइंट कवर कर लिया है। देखो ये क्या कवर किया? हाउएवर मींस लेकिन, किंतु, परंतु। देखो एज पर फाइनेंस एक्ट 18 टीडीएस शैल बी डिडक्टेड, ऑप्शन नहीं है, डिडक्ट होगा ही होगा। शैल बी डिडक्टेड ऑन 7.75% सेविंग बॉन्ड्स 2018, दैट इज टैक्सेबल, रेट है 10%। इसका मतलब क्या है? सर गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड निकाले हैं, उस बॉन्ड का नाम क्या है? 7.75% सेविंग बॉन्ड्स। मैं दोबारा बोल रहा हूं, गलती से भी ये मत सोच लेना कि ये टीडीएस का रेट है ना, ये उसके इंटरेस्ट का रेट है। मतलब एक गवर्नमेंट ने बॉन्ड निकाले हैं, बॉन्ड का नाम है सेविंग बॉन्ड 2018, जिस पर इंटरेस्ट मिलता है 7.75, उसका इंटरेस्ट होता है टैक्सेबल। गवर्नमेंट करिए उस इंटरेस्ट पर टीडीएस कटेगा 10% से। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया, उस बॉन्ड का नाम है 7.75 सेविंग बॉन्ड्स 2018, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है मान लो इतना, तो क्या टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? यस कटेगा, 10% से कटेगा। तो पहले क्या लिखा था? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पर टीडीएस नहीं है, बट अब गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि अगर आपको ये वाले बॉन्ड मिले हैं तो इस पर टीडीएस कटेगा एट द रेट 10%। अमेंडमेंट नंबर 1 हमारी ये निकल कर आ रही है। ठीक है जी। अमेंडमेंट नंबर 2 हमारी है सेक्शन 194A। ये किसका था? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। याद करो एफडी का इंटरेस्ट हम क्लास में करते थे कि अगर एफडी पर इंटरेस्ट आ रहा है 10,000 रुपए तक तो टीडीएस नहीं कटेगा। बट यहां पर अमेंडमेंट क्या निकल कर, देखो मैंने क्या लिखा है, ओल्ड लिमिट ऑन एफडी इंटरेस्ट 10,000 रुपए था, नो टीडीएस। न्यू लिमिट बट सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, नई लिमिट सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओनली फॉर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल। याद करो सर वही 60 साल से ऊपर वाले, आपको मैंने अभी कहा था ना, जो 80 टीटीबी है उसमें लिमिट कितनी हो चुकी है? 50,000 रुपए। तो वही कंपैरिजन करवाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लिख दिया, यहां पर 50,000 रुपए की लिमिट लिख दी है। तो प्लीज एक बात ध्यान देना सर, अगर 50,000 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है एफडी के ऊपर तो कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, बट ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं है, ओनली इन द केस ऑफ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन, उस केस में 50,000 रुपए की लिमिट है, उसके अलावा 50,000 रुपए की लिमिट नहीं है। ठीक है जी। और एक पॉइंट और ध्यान देना, अगर इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग का, तो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि वहां पर कोई भी टीडीएस नहीं है। टीडीएस सिर्फ किस पर करता है? एफडी के इंटरेस्ट पर है, सेविंग के इंटरेस्ट पर कोई टीडीएस नहीं है। ध्यान रखो, डिडक्शन सेविंग में मिलती है, डिडक्शन सेविंग के अंदर मिलती है, बट वहां टीडीएस नहीं है। डिडक्शन एफडी वाले केस के अंदर भी मिलती है, बट एफडी वाले केस में टीडीएस है। तो जो हमारा टीडीएस वाला सेक्शन है वो एनी डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर नहीं है, वो सिर्फ किस पर है? एफडी के इंटरेस्ट पर है। बट जो 80 टीटीबी हम पढ़कर आए हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है? एनी डिपॉजिट। इट मींस वहां चाहे आपका एफडी हो चाहे सेविंग हो, दोनों से कोई भी इंटरेस्ट आएगा, 80 टीटीबी मिलेगा। बट टीडीएस के प्रोविजन सिर्फ एफडी पर एप्लीकेबल होंगे, सेविंग पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। तो ये हमारी सेकंड अमेंडमेंट है 194A के अंदर। ठीक है जी, बिल्कुल छोटी सी है, एग्जाम के लिए इतनी रेलिवेंट भी नहीं है, बट अमेंडमेंट आई है, हमें करनी है, क्योंकि एग्जाम का भरोसा नहीं है, वो क्वेश्चन कहीं से भी डाल देगा। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, फिर अगला चैप्टर हमारा निकल कर आ रहा है सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। अच्छा, इस चैप्टर में अमेंडमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आई है, बिल्कुल छोटी सी है, 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। इधर सुना अमेंडमेंट क्या निकल कर आई है, एक सेक्शन हमारा 73 था, उस 73 की हेडिंग क्या थी?
73 की हेडिंग थी लॉस इन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। याद करो क्लास के अंदर हमने क्या किया था, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से खत्म करते हैं, और अगर खत्म नहीं होते तो फिर क्या होते हैं, 4 साल तक क्या होते हैं, कैरी फॉरवर्ड। इसमें कोई चेंज नहीं है। बच्चा कह रहा है फिर चेंज है कहां पर, अभी हम डिस्कस करेंगे। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से खत्म होंगे, अगर नहीं खत्म होंगे अगले 4 साल तक वो होंगे कैरी फॉरवर्ड। इसमें कोई चेंज नहीं है। अब चेंज है कहां पर फिर सर, चेंज ये निकल कर आ रहा है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस की डेफिनेशन जो है ना वो सेक्शन 43(5) के अंदर लिखी है, उसमें चेंज आया है। तो अगर मैं मेनली बोलूंगा ना, सेक्शन 73 में चेंज नहीं है, सेक्शन 73 में चेंज नहीं है। जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस की डेफिनेशन है सेक्शन 43(5) उसमें एक छोटा सा चेंज आया। अब चेंज क्या है, इधर सुना ध्यान से। सर स्पेक्युलेटिव बिजनेस हम नॉर्मली किसे बोलते हैं, मैंने आपको क्लास के अंदर भी कहा था कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, चाहे वो शेयर्स का हो, और आपका डेरिवेटिव्स का हो, उस टाइम मैंने कहा था कि अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने किया जिसमें डिलीवरी आपको नहीं मिलती, उसको हम बोलते हैं स्पेक्युलेटिव बिजनेस। अब ये विदाउट डिलीवरी का मतलब क्या है सर, जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत सिक्योरिटी लो पढ़ा होगा, आपके ना शायद सर ने आपको बताया होगा ट्रेडिंग 2 तरह की होती है, इंट्राडे और इंटरडे। इंट्राडे में ना आपको डिलीवरी नहीं मिलती। अब अगर इंट्राडे में डिलीवरी नहीं मिलती, मतलब सेम डे में कोई ट्रांजेक्शन होती है ना, उस केस को हम बोलते हैं स्पेक्युलेटिव बिजनेस। अब यहां पर अमेंडमेंट ये है, ध्यान सुना अमेंडमेंट क्या है। अब यहां पर गवर्नमेंट ये बात बोलती थी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है विदाउट डिलीवरी है तो वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, एक्सेप्ट। मतलब ये एक्सेप्शन पहले भी थी आज भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर चेंज क्या भी हम देखेंगे, बट एक्सेप्शन में क्या लिखा था, अगर आपने ट्रेडिंग की है डेरिवेटिव सिक्योरिटी, ध्यान रखना ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव कौन से हैं, सिक्योरिटीज के, तो उसको गवर्नमेंट बोलती थी हम बोलेंगे नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। इट मींस कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर आपने ट्रेडिंग की है डेरिवेटिव्स में और डेरिवेटिव्स आपके सिक्योरिटी में है तो उसको बोलते हैं नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। इवन यहां पर डिलीवरी नहीं मिलती, डेरिवेटिव्स वाले केस में डिलीवरी नहीं मिलती, फिर भी गवर्नमेंट ने कहा था इसको हम स्पेक्युलेशन नहीं बोलेंगे, नॉन स्पेक्युलेशन बोलेंगे। फिर सेकंड गवर्नमेंट ने लिखा अगर आपने ट्रेडिंग की है कमोडिटी डेरिवेटिव के अंदर, कमोडिटी मींस सोना चांदी, अगर आपने सोना चांदी में ट्रेडिंग की है तो उस केस में चाहे वो इंट्राडे ही क्यों ना हो तो भी वो स्पेक्युलेटिव नहीं है, बट एक कंडीशन थी कि आपने उस ट्रांजैक्शन पर ना पेमेंट करनी है सीटीटी की, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब दिक्कत पता है क्या निकल कर आई, दिक्कत ये निकल कर आ रही है कि जैसे मान लो आज प्रैक्टिकल लाइफ में सर अगर आपको पता हो, ये जो आपका दाल, गेहूं, चीनी, ये काली मिर्च हो गया, इनकी डीलिंग होती है और ये सारी क्या है, कमोडिटी है। बट मे बी अगर आपको बताओ एग्रीकल्चर पर ना, एग्रीकल्चर पर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं है। अब अगर सीटीडी नहीं है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर सीटीडी पे करोगे ना तब वो नॉन स्पेक्युलेटिव है। अब सोच के बोलना क्या एग्रीकल्चर वाले, क्या एग्रीकल्चर कमोडिटी यहां पर कवर हो पा रही है, नहीं हो पा रही, क्योंकि वहां तो सीटीडी है ही नहीं। और अगर सीटीडी नहीं होगा तो क्या बनेगा, स्पेक्युलेटिव, और जहां वो स्पेक्युलेटिव बनेगा फिर वो 4 साल वाली बात आएगी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनेंस एक्ट 18 में एग्रीकल्चर कमोडिटी को प्रमोट करने के लिए एक लाइन लिख दी कि भैया अगर आपने सीटीडी पे किया तो वो नॉन स्पेक्युलेटिव है, बट ये वाली एप्लीकेशन जो है ना वो एग्रीकल्चर कमोडिटी पर एप्लीकेबल नहीं होगी। इट मींस एग्रीकल्चर कमोडिटी चाहे आप सीटीडी ना भी पे करो तो भी वो नॉन स्पेक्युलेटिव है। इट मींस उनका सेम ट्रीटमेंट होगा जो आप नॉर्मल बिजनेस में करते हो। सर एक बात मैं सोच के बताओ, अगर वो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस बन रहे हैं तो याद करो मैंने क्लास में भी कहा था किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हो सैलरी को छोड़कर, और कितने साल होंगे, 8 साल, तो वही सेम ट्रीटमेंट यहां पर मिलेगा। अब मुझे फटाफट से बोल दो, अगर आपने इंट्राडे की है मतलब डिलीवरी नहीं मिल रही तो वो सारी क्या है, स्पेक्युलेटिव। 2 केस गवर्नमेंट ने बाहर निकाले थे, पहले भी हैं आज भी हैं। एक तो डेरिवेटिव सिक्योरिटी में हो तो भी वो नॉन स्पेक्युलेटिव है, डेरिवेटिव कमोडिटी में हो तो भी वो नॉन स्पेक्युलेटिव है। बट कमोडिटी में कंडीशन क्या है, सीटीडी पे करना है। अब ये सीटीडी की पेमेंट वाली कंडीशन हटा दी गई है, किस में हटा दी गई है, एग्रीकल्चर वाले केस में। इट मींस अगर एग्रीकल्चर वाले केस में सीटीडी नहीं भी है तो भी हम क्या मानेंगे, नॉन स्पेक्युलेटिव, और ट्रीटमेंट नॉर्मल वाला करेंगे। बस ये बात ध्यान देना, अमेंडमेंट आपकी ये निकल कर आई है, ठीक है जी। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं अमेंडमेंट वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सर एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो पेपर बना रहा है वो क्वेश्चन कहीं से भी डाल देगा, तो हमें पता हो अमेंडमेंट आई क्या है, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का, यस सर। तो यहां तक मैं एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जी, अमेंडमेंट ये निकल कर आ रही है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस स्पेक्युलेटिव इनकम से खत्म होते हैं, 4 साल होते हैं। बट यहां पर गवर्नमेंट ने बोला 2 केस बाहर निकाल रहे हैं। 2 केस कौन से बाहर निकाल रहे हैं, एक तो डेरिवेटिव सिक्योरिटी वाले वो नॉन स्पेक्युलेटिव है, डेरिवेटिव कमोडिटी वाले वो नॉन स्पेक्युलेटिव है, बट आपने सीटीडी पे करना है।
अब ये सिटी वाली कंडीशन जो है वो हटा कहां पर दी है, एग्रीकल्चर। इट मीन अगर एग्रीकल्चर कमोडिटी है और अगर तुमने सीटीडी नहीं भी पे किया तो भी काम चल जाएगा, वो नॉन स्पेकुलेटिव ही बनेंगे, स्पेकुलेटिव नहीं मानेंगे, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। अमेंडमेंट हमारी ये निकल कर आई है। उसके बाद देखो जी, फिर एक चैप्टर हमारा आया है एएमटी का, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। यहां पर भी अमेंडमेंट बिल्कुल छोटी सी है सर। याद करो एएमटी किस पर एप्लीकेबल होता है, अदर देन कंपनी पर। अदर देन कंपनी वाले केस में फिर मैंने कहा था इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, वहां 20 लाख रुपए की एग्जम्पशन है और पार्टनरशिप फर्म में कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। रेट हमारा क्या था, 18.5%। किसका, बुक प्रॉफिट का या एडजस्टेड टोटल इनकम का, एडजस्टेड टोटल इनकम का। बच्चा कह रहे चेंज क्या है सर, याद करो एक कॉन्सेप्ट जो हमने मैट का किया था ना, मैट में हम करते थे कि अगर कोई यूनिट आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में लोकेट करती है तो मैट का रेट था 9%। अब वही सेम अमेंडमेंट आपकी एएमटी में भी आ चुकी है। इट मींस अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भैया जो नॉर्मल रेट एएमटी का है वो 18.5% है, बट अगर कोई यूनिट आपकी लोकेट करती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में तो एएमटी का रेट कितना हो जाएगा, 9%। बस ये चेंज आया है। चेंज ओल्ड वालों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यू वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओल्ड वालों के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा क्या कि एक यूनिट है लोकेट करती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, उस पर एएमटी का रेट क्या है, 9%। हाँ, अगर यूनिट और कहीं लोकेट करेगी देन 18.5% है। अगर आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेट करती है तो रेट आपका कितना है, 9%। ये माइनर चेंज आया है, बिल्कुल एग्जाम के लिए रेलिवेंट भी है नहीं भी है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड के ऊपर कि उसने क्वेश्चन डालना है नहीं डालना, ठीक है जी। बट अगर क्वेश्चन बन गया कि यूनिट आपकी लोकेट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में तो रेट हमारा क्या लगेगा, 9%। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारा चेंज है एएमटी के अंदर, बाकी और कोई चेंज नहीं है, सारे प्रोविजन बिल्कुल सेम है। उसके बाद फिर हमारा लास्ट चेंज निकल कर आया जी मैट का। याद करो मैट हमारा कंपनी पर है, मैट हमारा कंपनी पर है जी। उसके बाद ना मैट हमारा कंपनी पर तो है, अब यहां पर मैट वाले चैप्टर में हमारे 2 चेंज आए हैं। एक चेंज तो हमारा ये निकल कर आ रहा है कि याद करो मैट में ना बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हम कुछ पॉइंट ऐड करते थे, कुछ पॉइंट माइनस करते थे। जो पॉइंट हम ऐड करते थे ना, चेंज उसमें नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगा, बुक प्रॉफिट में जो पॉइंट हम ऐड करते थे चेंज उसमें नहीं है, जो पॉइंट हम माइनस करते थे ना चेंज उसके अंदर आया है। सर एक बार दोबारा से, मैट में चेंज कहां पर है, जो पॉइंट हम ऐड करते थे आज भी वैसे ही हैं, वो ऐसे ही होंगे। जो पॉइंट हम माइनस करते थे चेंज उसके अंदर आया है। याद करो जब नेट प्रॉफिट में से हम माइनस करते थे, एक पॉइंट हमने क्लास में किया था कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, इन दोनों में से जो भी आपका लेस निकल कर आएगा ना, ये हम माइनस करेंगे। याद करो मैंने कहा था अगर किसी कंपनी है, कोई कंपनी है, उसके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोलता, इनमें से जो भी कम वाला अमाउंट होगा ना वो तुम माइनस करोगे और फिर बुक प्रॉफिट निकालोगे। अब अगर आपको पता हो सर आज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आ चुका है और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में जो कंपनियां जाती हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में जो कंपनियां जाती हैं, गवर्नमेंट ने क्या बोला उनके लिए अब हम क्या करेंगे, विच एवर इज लेस नहीं, इन दोनों का एग्रीगेट। एग्रीगेट मींस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, इन दोनों को ही हम माइनस कर देंगे, हम लेस की तो बात ही नहीं करेंगे। देखो उसने क्या बोला है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये माइनस होगा। तो प्लीज एक बार ध्यान देना, जो लेस वाला कॉन्सेप्ट है इस पॉइंट को रट लो, इस पॉइंट को रट लो। रटना कैसे है कि जो आईबीसी वाला पॉइंट है, आईबीसी वाले केस में हमें लेस नहीं देखना, हमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इन दोनों को ही माइनस करना है। और अगर आईबीसी वाला केस नहीं है, अदर कंपनी है, उस केस में क्या होगा, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और आपका अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, इन दोनों में से जो लेस वाला पोर्शन होगा ना वो हम यहां पर माइनस करेंगे। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो यहां पर चेंज नहीं है, ये पॉइंट पहले भी था, एक पॉइंट बस नया आया है कि अगर कोई कंपनी आईबीसी के अंदर है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर है, तो फिर वहां लेस वाला नहीं, इन दोनों का एग्रीगेट जो होगा वो माइनस होगा। बस ये बात ध्यान दे रहा हूं, ठीक है जी। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर ये अमेंडमेंट नंबर 1 हो गई, अमेंडमेंट नंबर 2 क्या है जी। अमेंडमेंट नंबर 2 बस इतनी सी आई है। एक बात मैंने सर सोच के बताना, होता क्या था, मैट जो था ना, मैट, अब मैट याद करो मैंने कहा था कुछ फॉरेन कंपनी पर ना मैट एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ फॉरेन कंपनी पर मैट एप्लीकेबल है। कौन कौन सी याद करो,
ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया के साथ DTAA तो है बट उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है ना, उसको मैट पे नहीं करना। या दूसरा मैंने कहा था कि ऐसी कोई फॉरेन कंपनी जिनका इंडिया से DTAA ही नहीं है उनको भी मैट पे नहीं करना। मतलब अगर DTAA है, P नहीं है तो मैट पे नहीं करना, अगर DTAA ही नहीं है ना तो मैट पे नहीं करना। अब यहां पर ना कुछ फॉरेन कंपनी ऐसी थी जो सेक्शन 44B, 44BB, 44BB और 44BBB इनमें कवर होती थी। सर ये सेक्शन कौन से हैं? याद करो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अगर आपके पास बुक होगी ना पीजीपी के चैप्टर में, मेरे बुक में लास्ट में एक टेबल बनी है, याद करो 44B, 44BB, 44BB और 44BBB। इसके अंदर पता है क्या लिखा हुआ है? सिविल कंस्ट्रक्शन, एयरक्राफ्ट वाले, शिपिंग बिजनेस वाले, ये सारे यहां पर कवर है। अब गवर्नमेंट ने पता क्या बोला कि अगर कोई फॉरेन कंपनी अपनी इनकम पर टैक्स पे कर रही है इन सेक्शंस के अंदर, एक बार दोबारा से, अगर कोई फॉरेन कंपनी अपनी इनकम पर टैक्स पे कर रही है इन सेक्शन के अंदर, तो उन लोगों को भी हम मैट से बाहर निकाल रहे हैं। अब मुझे फटाफट से बोल दो सर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया मैट किन किन पर एप्लीकेबल नहीं है, ओल्ड वालों के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा मैट किन किन पर एप्लीकेबल नहीं है। एक तो फॉरेन कंपनी जिनका DTAA है बट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, उन पर मैट नहीं है, या जिनके साथ DTAA ही नहीं है वहां पर मैट नहीं है, या जो कंपनी 44B, 44BB, 44BB और 44BBB अगर इनमें कवर होती हैं तो उनको मैट पे नहीं करना, इनको छोड़कर बाकी हर कंपनी को मैट पे करना है, बस ये बात ध्यान दो। तो अमेंडमेंट सिर्फ मैट में दो आई हैं। एक अगर IBC वाली कंपनी है तो वो एग्रीगेट माइनस करेगी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का, और अगर कोई कंपनी 44B, 44BB, 44BB या 44BBB इसमें कवर है तो उन्हें भी मैट पे नहीं करना, उनको छोड़कर बाकी हर कंपनी को मैट पे करना है, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो ये सारी अमेंडमेंट हमारी हमने डिस्कस की है सर। एग्जाम के लिए जो आज की क्लास है इंपॉर्टेंट भी बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता, बट हमने करनी सारी है। हाँ, जो हमने डिडक्शंस में लिमिट की हैं उसको वो ध्यान से करना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पक्का बन सकता है, ठीक है जी। अब बाकी जो मेरी अपकमिंग क्लास होंगी एक बार देख लो जी फटाफट से। अमेंडमेंट क्लास नंबर 6 में लेकर आऊंगा, उसके अंदर पीजीपी डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट क्लास नंबर 7 आएगी मेरी, जो हमारे अदर्स टॉपिक होंगे छोटे मोटे जो बचे होंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो अमेंडमेंट क्लास 7 के बाद हमारा इनकम टैक्स सारा खत्म हो जाएगा। तो टोटल सात अमेंडमेंट क्लास मेरी लगेंगी इनकम टैक्स में। 7 अमेंडमेंट क्लास के बाद इनकम टैक्स की सारी अमेंडमेंट हम कंप्लीट कर लेंगे। देन अमेंडमेंट क्लास मेरी 8 आएगी जीएसटी की, अमेंडमेंट क्लास मेरी 9 आएगी जीएसटी की, एंड अमेंडमेंट क्लास मेरी 10 आएगी कस्टम की। कोशिश मेरी पूरी है, अगर मेरी हेल्थ सही रही तो मार्च के एंड तक मैं सारी यहां पर डाल दूंगा, ठीक है जी। मेरे को थोड़ा एक्चुअली फीवर और खांसी हो गया था सर काफी टाइम से, तो मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा था, अभी भी थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम है, ठीक है। बट भगवान करे मेरी प्रॉब्लम जल्दी सही हो जाए, आपकी ब्लेसिंग मुझे मिले, मैं बिल्कुल सही हो जाऊं और मैं फटाफट से अमेंडमेंट क्लास यहां पर सारी डाल दूं, ठीक है जी। बट मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं। मैंने कल भी कमिटमेंट की थी अमेंडमेंट क्लास 5 डालूंगा, तो मैंने आज यहां पर रिकॉर्ड की है। अगर कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ लो। बाकी मार्च के एंड तक मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी सारी अमेंडमेंट क्लास मैं डेली बेस पर यहां पर डालता रहूंगा। बस आपने सिर्फ एक काम करना, उसको देखने का, शेयर करने का। अच्छी लगती है लाइक करो, नहीं लगती डिसलाइक करो, मुझे वीकनेस बताओ, उसको इंप्रूव करूंगा। अगले आने वाली वीडियोस में इस फैमिली को हमने बहुत आगे लेके जाना है सर, ध्यान रखना। ये छोटी सी फैमिली नहीं, मैंने को पहले भी कहा था, इस साल के एंड तक मुझे नहीं पता होंगे नहीं होंगे, बट 2 लाख फैमिली मेंबर्स आपने करवाने हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना शेयर करते हो, कितना दोस्तों को बताते हो। ऑल ओवर इंडिया मेरे CS के जितनी फैमिली है, इसको मैं बहुत बड़ा करना है सर, आपके लिए मैं काम कर रहा हूं, दिन रात मैं आपके लिए लगा हूं। और इनकम टैक्स की बुक मेरी बहुत जल्दी आने वाली है, मार्च के एंड तक डिटेल बुक लेकर आ रहा हूं। MCQs भी साथ में है, क्वेश्चन भी साथ में है, दैट इज सेल्फ स्टडी बुक। मतलब आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो भी आराम से कंप्लीट हो जाएगी, और फुली अपडेटेड है, सारी अमेंडमेंट में बीच में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, ठीक है जी। तो प्लीज जिन बच्चों के पास पुरानी बुक्स है, इनकम टैक्स की वेट कर रहे हैं, वेट उनकी पूरी होने वाली है, नई बुक इनकम टैक्स की लॉन्च कर रहा हूं जी। GST की मेरी ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिन बच्चों ने ले ली है अच्छी बात है, नहीं ली तो प्लीज वो बुक अपनी परचेज कर सकते हैं GST की, ठीक है जी। चलो बाकी मुलाकात करूंगा अगली आने वाली अमेंडमेंट क्लास के अंदर, तो प्लीज आपने यहां तक पूरा कंप्लीट कर लेना जी। बाकी बहुत जल्दी अमेंडमेंट क्लास नंबर 6 में आप सबके सामने लेके आ रहा हूं, ठीक है जी। और मेहनत करते रहो,
लगे रहो। 2 महीने रह चुके हैं सर, इवन अब हाँ 2 ही महीने हैं बस, 2 महीने जिंदगी के लगा दो और फिर अपना रिजल्ट देख लेना। फिर आप रिजल्ट जब पॉजिटिव आएगा ना, फिर हमें बहुत एंजॉय करना है, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। चलो बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास के अंदर। ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू जी।